गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव मैम है और मैं आपको भक्तिन पार्ट 2 कुछ समझाने जा रही हूँ। पार्ट 1 मैंने कल समझाया था, आज मैं आपको उसका पार्ट 2 समझा रही हूँ। फिर क्या होता है कि जब उसकी लड़की भी विधवा हो जाती है, उसका भी पति नहीं रहता है, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि उसके पहली बेटी की शादी हो चुकी होती है, 2 बेटी और रहती है। पहले भक्तिन का पति का स्वर्गवास हो जाता है, फिर उसकी बड़ी बेटी का। अब तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए गांव में पंचायत होती है। भक्तिन की बेटी ने पिटाई का वो जब उसकी बेटी अकेली थी तो एक तीतरबाज था ना, उसके घर में घुस गया था, तो फिर वही उल्टा उसका बोलता है कि मुझे इसने बुलाया था। उसके लिए फिर क्या होती है, एक गांव में पंचायत होती है। तो भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चाई प्रकट की, किंतु पंचों ने समस्या का मूल कारण तो नहीं जाना, क्योंकि कलयुग को मानते हुए बल्कि और कुछ ही निर्णय कर दिया और इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। माँ बेटी तो विवश थी और यह संबंध सुख कर भी नहीं था कि सुख देगा। घर में इतनी निर्धनता आ गई कि लगान पटाना भी संभव ना रहा। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर के लिए खड़ा कर दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन ना कर सकी और कमाई का विचार उसको आया और वह शहर चली गई। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है राइटर नेम मीन्स महादेवी वर्मा में महादेवी देवी से। फिर क्या होता है, जब वो शहर आती है तो बेचारी कैसी होती है, मैली धोती, गले में कंठी पहने हुए। जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना आदि सब कार्य जानती है। नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्तिन ने प्रातःकाल स्नान किया। लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटे से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर और पीपल को अर्घ्य भी दिया। 2 मिनट जप भी किया। चौकी की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, अतः लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा। भाई नाई के उस्त्री को गंगा जल से धुलवा कर ही अपना मुंडन कराती थी। भाई अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी। भक्तिन द्वारा बनाया गया जो भोजन एक ग्रामीण अहिर परिवार के स्तर का ही होता था। उसने कोई सब्जी ना बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। घी और गुड़ में से आरुचि के कारण लेखक ने इसी दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय की राह पकड़ ली। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता निवारण के निर्मित ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी। उसकी भी लेखिका की भी अपनी प्रॉब्लम थी, किंतु इस देहाती वृद्ध मतलब गांव की थी ने अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वह अपनी असुविधाओं ही छुपाने लगी। मतलब जो भक्तिन थी बड़ी ही साफ दिल की थी, इसलिए उसने महादेवी वर्मा का दिल भी जीत लिया था। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने के लिए कभी तैयार नहीं होती थी। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, लेकिन भक्तिन ज्यों की त्यों रही जैसी वो ग्रामीण थी। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया, ना ही ओई में को बदलकर जी पर आ सकी। अब वह लेखिका के उधर उधर पड़े पैसे को किसी मटकी में छिपा कर रख देती, जिससे वह बुरा काम नहीं मानती थी। उसका मत था अपना घर ठहरा, पैसा रुपए तो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख दिया। वह अपनी मालकिन को प्रसन्न रखने के लिए यदि बात को बदल लेती थी तो उसे झूठ नहीं मानती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, अतः उसके पास तर्क थे। लेखिका ने जब उसको सिर घुटाने से रोकना चाहा, मतलब जब वो सिर मुड़वाती, तो उसने तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बता दिया। वह स्वयं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी, किंतु इसके पीछे भी उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती है, फिर वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। मतलब उसने सोचा कि कम से कम हस्ताक्षर करने तो सीख जाओ, लेकिन उसने
नहीं सीखा। वो कि अगर आप भी दिन भर पढ़ती हो, मैं भी दिन भर ऐसे ही काम पढ़ती रही तो घर का काम कौन करेगा। भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा कोई उसे नहीं जानता, क्योंकि उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तकों के परीक्षण कार्य में कोई मालकिन को सहयोग नहीं कर पाया, किंतु उसने स्वयं सहायता की। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़ कर जो सहायता करती थी उसमें अन्यों की अपेक्षा अपनी विशिष्टता देखती थी। वह सोचती थी कि दूसरे सहायता की हिम्मत तक नहीं करते। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न होती थी, क्योंकि महादेवी वर्मा लेखिका थी। उस कृति में वह अपना सहयोग देखती थी। लेखिका भी उसके प्रति आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए ना उठकर चित्र बनाने में लगी रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत तो कभी तुलसी की चाय पिलाकर भूख के कष्ट से बचाती थी। जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती थी, लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत और बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती थी। वह कभी मालकिन को अकेले नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपनी मालकिन के साथ बनी रहती थी। कभी वह पुस्तक देकर, कभी स्याही लाकर, कभी फाइल देकर उनका सहयोग करती रहती थी। बहुत रात गए सोने पर भी भक्तिन मालकिन से पहले ही उठती थी। वह सोना, बसंत व गोधूली नामक पशुओं को बाहर निकालती थी। भक्तिन लेखिका के भ्रमण मतलब घूमना साथ रहती थी। कभी कभी वह ऊंचे तंग पहाड़ी रास्ते पर जाती और या फिर कभी स्वयं आगे हो जाती थी। कभी गांव की पगडंडी में पीछे पीछे चलती थी, तो कभी लेखक के साथ छाया के समान रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण डरे हुए रहते थे, तब भी वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका को नहीं छोड़ती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, जहां उसने लेखिका को सब सुविधा जुटाने का आश्वासन दिया था। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गई थी। लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। वह इच्छा होने पर भी उसे डांट नहीं सकती। वह उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। लेखिका उसे सेवक मानती भी नहीं थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास मतलब हॉस्टल, छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी ले लेने देती थी। लेखिका के परिचितों से भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति उनके सम्मान और सद्भाव से निर्धारित होता था। वह परिचित मतलब पहचान वाले को आकर प्रकार, वेशभूषा या नाम से याद रखती थी, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी। वो बताती थी वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। कवियों के प्रति उसके मन में आदर भाव नहीं था। वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको ऐसा कुछ नहीं लगता था। और जब किसी विद्यार्थी को किसी कारणवश उसे ऐसा लगता था कि ये जेल जाना पड़ता है, तो कभी खबर सुनकर वह दुखी भी हो जाती थी कि एक और विद्यार्थी आ गया, अब वो जेल जैसा रहेगा। मतलब पढ़ने में उसकी कोई रुचि नहीं थी, और कभी भी वो ऐसे विद्यार्थियों को देखती थी तो उसको लगता था एक प्रकार का जेल है। लेकिन वह अपनी मालकिन के जेल जाने पर स्वयं के जेल जाने के हक के लिए बड़े लाट पर लड़ाई लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद अभी चालू है। लेखिका इस परिच्छेद को पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि अब महादेवी वर्मा है भक्तिन के बारे में लिख रही है। अब उसके पास भक्तिन नहीं है, मतलब लक्ष्मी उसके पास नहीं है। उसके बारे में सब लिख रही है कि भक्तिन कैसी थी, वो कैसे गांव से शहर में आई, कैसे उसने सेवा की, उसके साथ क्या हुआ, उसके पति के साथ क्या हुआ, उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। ये सब बात इस भक्तिन में है। और यहाँ पर भक्तिन के चरित्र के बारे में भी बताया गया है कि वह छोटी सी उम्र में थी और विधवा हो गई थी, और उसके पहले उसकी माँ चल बसी थी। ये सब दुख का इसमें बताया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।